बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 44 में आज हम देखेंगे अमेज़ॉन RDS डेटाबेस से रिलेटेड आज का लेक्चर है। डेटाबेस से रिलेटेड थ्योरी थोड़ी सी देखेंगे और उसके बाद हमारी लैब होगी इंशाल्लाह। तो RDS क्या होता है जी? अमेज़ॉन रिलेशनल डेटाबेस। एक हमारे पास एक डेटाबेस सर्विस है अमेज़ॉन के ऊपर। सबसे पहले डेटाबेस क्या होती है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते चलें। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर डेटाबेस होती हैं, ठीक है जी। डेटाबेस में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डेटाबेस में फॉर एग्जांपल हमारे काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स हैं कंपनी के अंदर। हम उनका एक डाटा जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में मेंटेन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। उस डेटाबेस में फॉर एग्जांपल हम अपने यूज़र्स का यूज़र नेम, उनकी आईडी, उनकी एज, उनकी रिसोर्सेज की एक्सेस और वॉट एवर काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस सेटअप करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसी तरह ये डेटाबेस अगर आपने अपने फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपने एक ऑन प्रेमिसेस के ऊपर डाटा सेंटर में एक डाटा बेस आपने सेटअप करनी है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले एक सर्वर परचेज़ करेंगे। सर्वर परचेज़ करने के बाद उसके ऊपर सर्वर जो है वो एक हार्डवेयर परचेज़ करेंगे, फिर उसके ऊपर सर्वर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। डेटाबेस के ऊपर फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर उसके क्लस्टरिंग वगैरह करेंगे, उसके बैकअप्स मेंटेन करेंगे। उसकी जो है वो हाई अवेलेबिलिटी के लिए उसके आप दो सर्वर्स मेंटेन करेंगे। तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस सारे से बचने के लिए अमेज़ॉन ने जो है वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, डेट इज़ नोन एज अमेज़ॉन RDS, ठीक है जी। अमेज़ॉन RDS क्या होता है हमारे पास? अमेज़ॉन RDS इज़ अ वेब सर्विस दैट मेक्स इट ईजी टू सेटअप, ऑपरेट एंड स्केल रिलेशनल डेटाबेसेस इन द क्लाउड। अमेज़ॉन RDS से क्या बनता है? रिलेशनल डेटाबेस। एक हमारे पास रिलेशनल होती हैं, एक हमारे पास नॉन रिलेशनल होती हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे। तो अमेज़ॉन RDS हमें ये एक वेब सर्विस है, ठीक है जी। आप सिंपल AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सिंपल वेब सर्विस से वेब से एक्सेस करें और आप अपनी एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। एक सर्वर सेटअप करते हैं, सर्वर के ऊपर आप एक डेटाबेस जो है वो सेटअप कर लेते हैं। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स, अभी सारा कुछ डिटेल से आगे बताता हूँ मैं। इट प्रोवाइड्स कॉस्ट एफिशिएंट एंड रीसाइजेबल कैपेसिटी व्हाइल मैनेजिंग टाइम कंज्यूमिंग डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, फ्रीइंग अप यू अप टू फोकस ऑन योर एप्लीकेशन एंड बिजनेस। बजाय कि आप अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर सेटअप करें, फिर आप अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर, उससे बेहतर है कि आप विद इन कपल ऑफ मिनट्स आप जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर अपनी डेटाबेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। इंतहाई कॉस्ट एफिशिएंट है। रिलेशनल डेटाबेसेस आर मेड अप ऑफ टेबल्स विद डाटा दैट फिट्स इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरी। अच्छा, RDS के ऊपर डेटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ टेबल्स क्रिएट करते हैं। उन टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं, वो सारा कुछ क्रिएट करते हैं जो कि आपको डेटाबेस का पता होगा, डेटाबेस किस तरह से बनती है। उनके अंदर टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतनी ज़रा डिटेल में हम लोग। अमेज़ॉन रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो कौन कौन सी हैं? अमेज़ॉन जो है हमें कौन कौन सी रिलेशनल डेटाबेसेस प्रोवाइड करता है? अमेज़ॉन अरोड़ा, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle और SQL सर्वर। अमेज़ॉन अरोड़ा जो है ये अमेज़ॉन की अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है जी। अमेज़ॉन की अपनी डेटाबेस से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो कि अमेज़ॉन रिलेशनल डेटाबेस है। ओवरव्यू क्या है जी? अमेज़ॉन RDS टेक्स ओवर मैनी ऑफ द डिफिकल्टीज और दिस मैनेजमेंट टास्क ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। व्हेन यू बाय अ सर्वर, वही मैं आपको बता चुका हूँ, आप सर्वर परचेज़ करते हैं। अब ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आपको क्या होता है जी, आप एक CPU, एक सर्वर परचेज़ किया, उसके अंदर इतना CPU लगा हुआ, इतनी मेमोरी लगी हुई, इतनी स्टोरेज लगी हुई है। अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, अपने IOPS जो भी आपके हैं उसके अकॉर्डिंग आपने एक सर्वर परचेज़ कर लिया। कल को आपको क्या होता है जी, आपके 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी सर्वर की जो है वो आपके यूज़र्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं, डेटाबेस इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको CPU एक्सटेंड करना पड़ जाता है, या आपको स्टोरेज एक्सटेंड करना पड़ जाता है, या मेमोरी एक्सटेंड करना पड़ जाती है। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके अच्छा खासा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा ऑन प्रेमिसेस पे। अगर आप RDS पे यही प्रोसेस करें, फर्स्ट टाइम आप CPU, मेमोरी, स्टोरेज, IOPS के अकॉर्डिंग आप जो भी सर्वर सेटअप करते हैं, डेटाबेस सेटअप करते हैं, कल को आपकी डेटाबेस एक्सटेंड कर जाती है, डेटाबेस बढ़ जाती है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप चलती हुई रनिंग डेटाबेस के अंदर आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हैं, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आप चाहते हैं यार मेरे सिस्टम की स्पेक्स जो हैं वो बढ़ जाएं, ठीक है जी, आप चाहते हैं मेरे सिस्टम की स्पेक्स डबल हो जाएं, मेमोरी उनकी इंक्रीज हो जाए, स्टोरेज इंक्रीज हो जाए, आप रनिंग कंडीशन में, रनिंग RDS में आप ये सारी चीज़ें स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू नीड मोर CPUs, लेस IOPS और मोर देन स्टोरेज, यू कैन ईजिली एलोकेट देम, वट एवर जो भी सेटिंग्स आपको रिक्वायर हैं आप रनिंग डेटाबेस में आप कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। Amazon RDS मैनेजेस बैकअप, सॉफ्टवेयर पैचिंग, ऑटोमेटिक फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं Amazon के ऊपर तो उसके लिए आपको, आप जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपको उसके बैकएंड पे कोई एक इंस्टांस चल रहा होता है, ठीक है जी। अब Amazon आपको उस इंस्टांस की एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, आपको जो एक्सेस प्रोवाइड होगी वो सिर्फ डेटाबेस की सॉरी, Amazon आपको सिर्फ डेटाबेस की एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बैकएंड पे जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी पैचिंग, उसके बैकअप्स लेना, उसकी मेंटेनेंस वगैरह करना, वो सारा किसका काम है? Amazon का, ठीक हो गया। Amazon ही अपने तौर पे बैकअप्स भी, सर्वर के, आपकी डेटाबेस के बैकअप्स भी मेंटेन कर रहा होता है, और Amazon जो है वो डेली बेसिस पे बैकअप मेंटेन कर रहा होता है, और अप टू तकरीबन आई थिंक 35 डेज तक बैकअप्स आपके डेली के Amazon मेंटेन करता है। उसका जो रिटेंशन पीरियड होता है वो 35 डेज तक होता है, ठीक है। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद फ़ौरन ही Amazon इटसेल्फ एक बैकअप क्रिएट कर लेता है आपके बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस का, ठीक है जी, वो भी Amazon खुद ही कर लेता है। To deliver a managed service experience, Amazon RDS does not provide shell access to DB instances, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है DB instances के ऊपर Amazon आपको एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, आपको जो एक्सेस होगी वो सिर्फ डेटाबेस के ऊपर होगी, और आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ऑन प्रेमिसेस से एक्सेस कर सकते हैं, और वाया लिनक्स से एक्सेस कर सकते हैं, विंडोज़ के सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं, अपने VPC के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो Amazon रिकमेंड भी यही करता है कि Amazon डेटाबेसेस जो हैं वो हमेशा आपकी कहाँ पे पड़ी हों? प्राइवेट हों, ठीक है। या तो आप उसे ओवर द VPN एक्सेस कर रहे हो, या वाया योर VPC आप इंटरनली VPC के अंदर से एक्सेस कर रहे हो। Amazon creates backups on daily basis, मैं आपको बता चुका हूँ। You can have automated backups performed when you need them, और manually create your own backup snapshot। आप खुद से जब बैकअप लेना चाहें, स्नैपशॉट को बैकअप ही बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ AWS में। आप खुद से स्नैपशॉट लेना चाह रहे हैं किसी भी वक्त, आप मैनुअल ले सकते हैं, या आप Amazon में कोई विंडो डिफाइन कर देते हैं कि यार डेली इस बेसिस पे, डेली इस टाइम जो है वो रात को या दिन को, किसी भी टाइम जब आपकी डेटाबेस ज़्यादातर यूज़ नहीं हो रही होती, आप चाहते हैं यार उस टाइम उसका बैकअप ले लिया जाए, Amazon उस टाइम पे बैकअप डेली बेसिस पे आपका लेगा, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस बैकअप्स, आप उस बैकअप से फिर अपने डेटाबेस को रिस्टोर कर सकते हैं किसी भी वक्त। इन दिस वे द Amazon RDS रिस्टोर प्रोसेस वर्क्स रिलायबली एंड एफिशिएंटली, ठीक है जी। और बैकअप से रिलेटेड, अच्छा, यू कैन गेट हाई अवेलेबिलिटी विद द प्राइमरी इंस्टांस एंड एसिंक्रोनस सेकेंडरी इंस्टांस दैट यू फेयर ओवर दिस। आप RDS के अंदर मल्टीपल हाईली अवेलेबल जो है या मल्टी एजी इन्वायरमेंट वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इन केस आपका प्राइमरी इंस्टांस डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका सेकेंडरी इंस्टांस अप हो जाएगा, आपको कोई उसको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट आपने एक ऑप्शन चूज़ करना है, मल्टी एजी आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है या सिंगल एजी क्रिएट करनी है। अगर आप मल्टी एजी क्रिएट करेंगे तो आपकी डेटाबेस जो है वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में डेटाबेस क्रिएट हो रही होगी। इन केस आपकी फर्स्ट डेटाबेस प्राइमरी डाउन हो जाती है, सेकेंडरी ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी, आपको इल्म तक नहीं होगा उसका, ठीक है जी। और दोनों में डाटा सिंक्रोनिसी जो है वो कॉपी हो रहा होता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ MySQL, MariaDB और Postgre रीड रेप्लिकास टू इंक्रीज रीड स्केलिंग। आप जो है वो स्नैपशॉट के अलावा रीड रेप्लिकास वो भी क्रिएट कर सकते हैं। रीड रेप्लिकास क्या होते हैं? अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक ही अवेलेबिलिटी जोन में आप डेटाबेस चल रही है और आप जो है वो रीड रेप्लिकास किसी और अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर सकते हैं। इन केस आपकी यहाँ से ये डाउन हो गई है तो आप रीड रेप्लिकास जो है वो वहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं या वहाँ से एक्सेस दे सकते हैं अपनी डेटाबेस को। वहाँ से आपकी डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वहाँ से आपका डाटा रीड होता रहे रीड रेप्लिका से, ठीक है जी। इन एडिशन टू द सिक्योरिटी इन योर डेटाबेस दिस यू कैन कंट्रोल, आपके डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकते हैं। आप AWS IAM रोल वहाँ से भी अपने यूज़र्स परमिशंस को एक्सेस दे सकते हैं कि कौन आपकी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, या आप सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो है वहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप में आप कि कौन से जो है वो IPs इसको एक्सेस कर सकते हैं, कस्टम IPs आप डिफाइन कर सकते हैं,
ठीक है, वो कौन एक्सेस कर सकता है। यू कैन ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट योर डाटा बेसिस बाई पुटिंग देम इन अ वर्चुअल VPC। आप एक अपना VPC क्रिएट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट VPC है उसके अंदर डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके अंदर भी कर सकते हैं। Amazon RDS बेनिफिट्स को थोड़े देखते हैं जी। अच्छा, हमारे पास ये 4-5 तरह की मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, 5 तरह की आई थिंक डेटाबेस होती हैं, अरोड़ा, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle और SQL सर्वर। हम जो है वो आज के केस में MySQL के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बेनिफिट्स में क्या है जी, कॉस्ट एफिशिएंट है, आई थिंक 12 और $13 $12.5 पर मंथ जो है वो आपको इंक्लूडिंग इट्स डेटाबेस और इंक्लूडिंग इट्स इंस्टांस इसकी जो है वो प्राइस है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप वेरीफाई कर लें भैया, आई थिंक मुझे याद नहीं रहा यहाँ पे लिखना मेंशन करना डेटाबेस इसकी प्राइसिंग, तो आप कोई मसला नहीं, आप गूगल में टाइप करें Amazon RDS प्राइसिंग, आपको सारी आपको अब तो आपको जो है वो फेमिलियर हो जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करनी हो या कोई प्राइसिंग देखनी हो, कोई बिलिंग देखनी हो, आई थिंक ये हाफ सेंचुरी हमारी होने वाली है कंप्लीट, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग पहले इसकी देख लें, ठीक है। फ्री अवेलेबिलिटी जोन जो है वो भी अवेलेबल है, वो मैं आपको लैब में जाके बताता हूँ। इसके अलावा ये रिलायबल है, मल्टी एजीज में आप जितने एजीज में चाहें इसको जो है वो सेटअप कर सकते हैं अपनी डेटाबेस को। स्केलेबल है, स्केलेबल इन द सेंस आप चाहते हैं आप कल को अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहते हैं, डेटाबेस की जो आपके इंस्टांस की जो स्पेक्स हैं आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी वक्त मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर पैचिंग आप कर सकते हैं, सॉरी ऑटोमेटिक आप नहीं पैच कर सकते हैं, AWS जो है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर पैचिंग करता रहता है, ठीक है। आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रीड रेप्लिकास आप क्रिएट कर सकते हैं। पॉइंट इन टाइम रिकवरी डिपेंड्स अपॉन लॉग्स, पॉइंट इन टाइम रिकवरी आप कर सकते हैं। पॉइंट इन टाइम रिकवरी क्या होती है जी, आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, सेटिंग की हुई है कि आपकी डेटाबेस की डेली रात को 12 बजे जो है वो बैकअप लिया जाए, ठीक है। अब रात को फॉर एग्जांपल अभी रात के 11 बज रहे हैं और आपकी डेटाबेस बैकअप जो हुआ था वो पिछली रात को 12 बजे हुआ था और अभी घंटे बाद बैकअप होना है। आपकी डेटाबेस फॉर एग्जांपल क्रैश कर गया ड्यू टू एनी रीज़न, ठीक है, डेटाबेस क्रैश कर गई है। अब बैकअप तो जो लिया था वो तो आपके कल रात को 12 बजे हुआ था, यानी कि उसके बाद 23 घंटे गुजर चुके हैं, तो आपका डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी भी कर सकते हैं। मीन्स आपकी डेटाबेस अगर 11 बजे क्रैश हुई है आज, तो 11 बजे से 10-15 मिनट पहले तक का जो डाटा था वो सारा आप डेटाबेस के अंदर रिकवर कर सकते हैं वाया पॉइंट इन टाइम रिकवरी। वो कैसे रिकवर होता है, डेटाबेस के अंदर जो भी आपकी मॉडिफिकेशंस हो रही होती हैं, सेटिंग्स हो रही होती हैं या कॉन्फ़िगरेशंस हो रही होती हैं, उसका एक लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं। तो अमेज़ॉन क्या करता है, जब आप पॉइंट इन टाइम रिकवरी करना चाहते हैं तो आपके जो लॉग्स होते हैं उन लॉग्स को कंपाइल करके वो आपकी जो पिछले जो कुछ सेटिंग्स होती हैं उन सबको क्या कर लेता है, फेच कर लेता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से वो लॉग्स के ऊपर से यानी कि आपकी जो पॉइंट इन रिकवरी जो है वो कैसे होती है, वो आपके लॉग्स की वजह से आपको रिकवर हो जाती है। पॉइंट इन टाइम रिकवरी वो 10 से 15 मिनट पुरानी होती है, क्रैश करने से 10 से 15 मिनट पहले तक, ठीक है जी। नो नीड टू वरी अबाउट मेंटेनेंस की कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल अप टू अमेज़ॉन ने सारा कुछ करना है। स्नैपशॉट्स एज लॉन्ग एज यू वांट, 35 डेज तक जो है वो अपने स्नैपशॉट्स को आप सेव कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप 10 डेज़ करना चाह रहे हैं, 15 वट एवर जो भी है, आप अपने रिटेंशन पीरियड जो है वो उसको कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑटो फर्स्ट बैकअप मैं आपको बता चुका हूँ, जब आप RDS क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट बैकअप अमेज़ॉन जो है वो खुद से इसका बैकअप फ़ौरन से पहले ले लेता है। इसके अलावा जी मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, मॉनिटरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी एनवायरनमेंट में। मॉनिटरिंग आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल कर सकते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स, 1 मिनट, आफ्टर 60 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स तक आप आई थिंक 1 सेकेंड भी है कि 5 सेकेंड भी है वो देखते हैं। CPU मॉनिटरिंग, मेमोरी मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं, रियल टाइम लॉग्स देख सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको शो करवाऊंगा लैब में। सिक्योरिटी जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं, इनक्रिप्शन इनेबल कर सकते हैं, आप अपने डेटाबेस को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सिक्योरिटी ग्रुप्स आप लगा सकते हैं कि कौन कौन आपकी डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप इनक्रिप्शन कर सकते हैं अपने डेटाबेस की, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और थैंक यू जी। तो चलते हैं लैब की तरफ, और लैब में मैं आपको बताता चलूँ कि लैब मैंने ऑलरेडी भैया कन्फिगर की हुई है, ठीक है। मैंने डेटाबेस बनाई हुई है, मैंने जिस EC2 इंस्टांस से मैं अपने उस डेटाबेस को कहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ लैब में, अपने
अपने यहाँ से EC2 इंस्टांस से, और मेरे पास EC2 इंस्टांस जो है वो विंडोज़ सर्वर है, मैं विंडोज़ सर्वर से एक्सेस कर रहा हूँ। और ये मैंने क्यों सेटअप किया, क्योंकि पिछला लेक्चर मुझे याद है मुझे 4 से 5 दफ़ा लेक्चर रोकना पड़ गया था, काफ़ी सारे इश्यूज़ आ गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस इंस्टांस किस तरह से क्रिएट करते हैं, एक एक सेटिंग में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से क्रिएट करते हैं, लॉग्स बैकअप्स कहाँ पे होते हैं, सारी सेटिंग एक एक सेटिंग में आपको शो करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन और फिर वो जब डेटाबेस आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, 8-10-12 मिनट लगते हैं डेटाबेस को अप होने में, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने डेटाबेस को क्या किया है, पहले से सेटअप कर लिया है। तो आप क्या करेंगे, अमेज़ॉन इसमें कंसोल में लॉगिन कर लिया। अमेज़ॉन कंसोल में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप इसको मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा डेटाबेसेस, कहाँ गए, ये आ रहा है अमेज़ॉन डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में हमारे पास RDS आ रहा है, रिलेशनल डेटाबेसेस कौन कौन सी होती हैं, ये DynamoDB, इलास्टिक कैश, ये हमारे पास जो है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं वो सारी इसके अंदर हैं, ठीक है। आप यहाँ से अमेज़ॉन, इंटरनेट को क्या हो गया, एक सेकंड होल्ड करें, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, लेट मी चेक। अच्छा कनेक्ट हो गया। कम ऑन, अच्छा जी, किधर गया, सर्विसेज में जाएंगे आप, और यहाँ पे जाके आप डेटाबेसेस में ये RDS सर्विस, RDS पे सिलेक्ट करेंगे, और RDS में आप जाके देख सकते हैं कि मेरे पास कौन कौन सी रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। अच्छा, हमारे पास RDS अमेज़ॉन ने जो है वो एक न्यू कंसोल जो है वो भी एक लॉन्च कर दी है। अगर आप न्यू कंसोल देखना चाहते हैं तो ट्राई आउट द न्यू कंसोल यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप ओल्ड में रहना चाहते हैं तो ये वाला ओल्ड है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका ओल्ड कंसोल है, ठीक है जी। तो मैं न्यू में चला जाता हूँ। आई थिंक ये कुछ अरसे बाद हो सकता है अमेज़ॉन जो है वो पुराने वाले को टोटली एक्सपायर कर दे, हम सिर्फ न्यू ही कंसोल हमारे पास की एक्सेस शायद हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि न्यू कंसोल को ही एक्सेस करते हैं। ट्राई आउट द न्यू कंसोल। तो न्यू कंसोल में हम देखते हैं जी, अच्छा ये मेरे पास अमेज़ॉन का न्यू कंसोल है। अमेज़ॉन RDS हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। डेटाबेस इंस्टांसेस वो आपको शो कर रहा है। इस रीजन के अंदर आप टोटल 40, उसमें से एक इंस्टांस जो है वो डेटाबेस मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है जी। और एलोकेट उसको 20 GB, क्लिक हेयर 20 GB डाटा जो है वो 20 GB स्टोरेज उसको असाइन हुआ है। एक मिनट, अगर मैं एक सेकंड में स्क्रीन ज़रा थोड़ी सी आज एडजस्ट कर लूँ, थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। एक सेकंड भैया प्लीज़। अच्छा जी, तो आई थिंक इट्स बेटर नाउ। नहीं, अभी भी एक इशू है। तो ये जो है हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास RDS का जो है वो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप ये सारी सेटिंग्स देख सकते हैं, डेटाबेस इंस्टांसेस देख सकते हैं, पैरामीटर ग्रुप हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे और डेटाबेस इंस्टांस लिमिट देखेंगे। आप लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप 40 डेटाबेस DBs आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस रीजन में। अगर इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आपको अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। रिजर्व्ड इंस्टांसेस आप देख सकते हैं। हम जो है वो ऑन डिमांड इंस्टांसेस के ऊपर डेटाबेस बनाएंगे। स्नैपशॉट्स आप देख सकते हैं, अभी तक स्नैपशॉट्स कितने लिए जा चुके हैं। डेली बेसिस पे अमेज़ॉन स्नैपशॉट ले रहा था। आई थिंक मैंने ये कल डेटाबेस क्रिएट की थी। खैर देखते हैं अभी। इवेंट सब्सक्रिप्शंस, आप इवेंट्स देख सकते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैपन हो रहे हैं, कब स्नैपशॉट लिया जा रहा है, आपके डेटाबेस स्टार्ट हो रही है या आपका इंस्टांस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, सारा कुछ हम देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट VPC आप देख सकते हैं, सबनेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, यहाँ पे क्लिक करें, आप डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसकी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड है और यहाँ पे आपको इंस्टांसेस शो हो रहे हैं। इंस्टांसेस आपने कितनी, ये देखें, ये एक मेरे पास डेटाबेस इंस्टांस है अभी जिसके ऊपर मैंने जो है वो डेटाबेस क्रिएट की हुई है। कौन कौन सा उसके अंदर इंजन मेरा यूज़ हो रहा है, कौन सी डेटाबेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी। क्लस्टरिंग आप कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इनसाइड, स्नैपशॉट्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास स्नैपशॉट्स हैं जी। अच्छा, ये मेरे पास एक ही स्नैपशॉट अभी पड़ा हुआ है और
रिजर्व्ड इंस्टांसेस आप रिजर्व अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम ऑन डिमांड कर रहे हैं। सबनेट्स आप देख सकते हैं, ऑप्शन ग्रुप हम देखेंगे, इवेंट्स आप देख सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डाटाबेस जो है वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, क्रिएट डेटाबेस ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस करेंगे और ये आपको उससे पहले आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, किस रीजन में आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हो। तो मैं इस कौन से रीजन में हूँ जी, यूएस नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ। सर्विस हेल्थ चेक आप देख सकते हैं, इस रीजन में सर्विस जो है वो भी नॉर्मली ऑपरेट कर रही है। क्रिएट डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे तो डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये देखें, मेरे पास ये इंजन्स जो है वो आपको शो हो रहे हैं डेटाबेस में। ठीक है जी, मैंने आपको बताया अमेजॉन आरडीएस के अंदर कौन कौन से मेरे पास आरडी डेटाबेस हैं। अमेजॉन एरोरा, ठीक है, माई एसक्यूएल, ओरेकल, मारिया डीबी, पोस्टग्री एसक्यूएल, ठीक है जी, और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर। अब हम कौन सी करेंगे, अगर आप चाहते हैं कोई भी इसमें डेटाबेस जो फ्री टाइल जो अमेजॉन प्रोवाइड करता है, फ्री टायर में हमारे पास आ जाती है माई एसक्यूएल। ठीक है जी, माई एसक्यूएल ये फ्री टायर है। या अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप ओनली इनेबल ऑप्शंस एलिजिबल फॉर आरडीएस फ्री टायर यूसेज, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर मैं ये करूँगा तो मुझे जो सिर्फ फ्री टायर हैं वही एक्सेसिबल होंगी। ये देखें आप, फ्री टायर मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, अमेजॉन एरोरा इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फ्री टायर। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर भी मेरे पास एरर आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक्सेस हो गई है। तो अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो आपके पास सिर्फ फ्री टायर की जो भी सेटिंग्स हैं वो वाली सिर्फ अवेलेबल होंगी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, उसको मैंने अनचेक कर दिया और मैं यहाँ से माई एसक्यूएल इस इंजन को जो डेटाबेस को वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स डेटाबेस साइज़ अप टू इस डेटाबेस का साइज़ जो है वो 16 TB तक हो सकता है। 32 वर्चुअल CPUs और 244 GB तक मेमोरी आप इसको असाइन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑटोमेटेड बैकअप और पॉइंट इन टाइम रिकवरी सपोर्ट करता है। क्रॉस रीजन रीड रिप्लिकास, आप क्रॉस रीजन जो है रीड रिप्लिकास इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट करें जी। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है प्रोडक्शन में करनी है आपने, या प्रोडक्शन माइस्क्यूएल या डेव टेस्टिंग आप इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ्री यूसेज टायर भी लिखा हुआ है। अभी जो हम वो करेंगे डेव टेस्ट ही करेंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास क्या है फ्री यूसेज टायर में, फ्री टायर में अवेलेबल है। आरडीएस की प्राइसिंग आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो प्राइसिंग देख लेते हैं जी। और प्राइसिंग में आप ये देख सकते हैं अमेजॉन आरडीएस इज़ फ्री टू ट्राई, लेकिन अमेजॉन आरडीएस के अंदर हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि अमेजॉन माई एसक्यूएल है। ठीक है, ये वाली फ्री है, बाकी सबकी प्राइसिंग है। ठीक है, अगर आप इसकी प्राइसिंग ही देखना चाह रहे हो तो इसको ओपन कर लेते हैं और इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आप प्राइसिंग आप देख सकते हैं जी, हमारे पास मल्टी एजी में आ रही है और ये सिंगल एजी में आ रही है। सिंगल एजी में प्राइस पर आर, अगर आप ये वाला स्टैंडर्ड इंस्टांस लेंगे ओहायो रीजन में, हम जो आज के D2.micro है हमारा, ठीक है, ये देखें T2.micro, ये अभी फ़िलहाल तो हमें फ्री टायर में फ्री है, लेकिन अगर आप फ्री टायर अगर आपका ख़त्म हो गया तो उसके आपको चार्जेस कितने हैं 0.017, जिसके अंदर 1 वर्चुअल CPU होता है और 512 MB रैम होती है आपके पास। ठीक है जी, तो ये सारी प्राइसिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, डेवलपमेंट टेस्ट चेक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप ये देखें स्पेसिफाई डेटाबेस डिटेल्स, आप डेटाबेस डीबी की डिटेल्स आप मेंशन करेंगे। डीबी का आपका इंजन कौन सा है, आप कौन सा लाइसेंस मॉडल जनरल पर्पस यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप अपना लाइसेंस करना चाह रहे हैं, तो वो हमारे पास दूसरी डेटाबेसेस में अमेजॉन एरोरा वगैरह में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है BYOD, ब्रिंग योर ओन लाइसेंस, BYOL। ठीक है जी, अगर आप अपना लाइसेंस इंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप डेटाबेस इस डीबी का जो इंजन वर्जन है वो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाहें आपके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट। मैं फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने दूंगा। ठीक है जी, और इसके अलावा फ्री टायर में आपको बता रहा है द अमेजॉन आरडीएस फ्री टायर प्रोवाइड सिंगल DB T2.micro, जिसके अंदर 20 GB तक स्टोरेज हमें होती है। ठीक है जी, और नेक्स्ट करें। डेटाबेस इंस्टांस क्लास आप कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट करूँगा T2.micro, क्योंकि ये मेरे पास क्या है अंडर फ्री टायर है। ठीक है जी, ये आपने उसके बाद आपसे पूछा है मल्टी एजी डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं। अगर आप मल्टी एजी में क्रिएट रिप्लिका इन डिफरेंट जोन, आप जिस अवेलेबिलिटी जोन को सिलेक्ट करेंगे,
एक सेकंड। अच्छा, अगर आप मल्टी एजी जोन करना चाह रहे हैं तो वो खुद ही अपने तौर पे अपने डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में जो है वो रेप्लिका क्रिएट होता रहेगा। अगर आपका एक एजी डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे एजी से आपको डेटाबेस एक्सेसिबल होगी, आपको कोई पता नहीं चलेगा कि आपके फर्स्ट प्राइमरी जो डेटाबेस है वो डाउन हुआ है या नहीं हुआ, या अवेलेबिलिटी जोन डाउन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो हम फ्री टायर में हम नो कर रहे हैं, हम सिंगल एजी जो है वो डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं। स्टोरेज टाइप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एसएसडी यूज़ करना चाह रहे हैं या प्रोविजन आइप्स यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्फो पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं जनरल पर्पस। बल्कि मैंने आप लोगों को बताया भी एसएसडी और प्रोविजन आईओपीएस में क्या डिफरेंट होता है। अगर आपकी आईओस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप प्रोविजन आईओपीएस यूज़ करते हैं। अभी हम जनरल पर्पस ही यूज़ कर रहे हैं। 20 GB हमारे पास अंडर फ्री टायर है। ठीक है, और फर्दर ये आप देख सकते हैं, सारी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट आपको बता रहा है डेटाबेस की इंस्टांस की कितनी कॉस्ट आपको पड़ेगी, ये कॉस्ट पड़ेगी। स्टोरेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2.30 USD पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मुझे अभी क्यों यहाँ पे बता रहा है, आई थिंक ये मुझे बताना नहीं चाहिए था उसे। एक्चुअली मेरा जो अकाउंट है, जिस अकाउंट के ऊपर मैं ये आपको करवा रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट फ्री टायर से एक्सपायर हो गया है। ठीक है जी, अभी लास्ट मंथ जो है वो फ्री टायर जो है मेरा अकाउंट ख़त्म हो गया है, लेकिन ये फिर भी मुझे अभी मैंने एक्चुअली एक दूसरा क्रेडिट कार्ड मैंने कुछ और किया हुआ है। अभी मैं एक AWS एक्टिवेट पैकेज जो है वो मैंने एक्चुअली परचेज़ किया हुआ है AWS के अंदर, AWS से। ठीक है, उसका मैं कमिंग लेक्चर्स में आपको डिटेल बताऊंगा AWS एक्टिवेट पैकेज क्या होता है। तो इसलिए मुझे ये जो है वो भी डेटाबेस की प्राइसिंग वगैरह बता रही है, मुझे चार्ज करेगा। ठीक है जी, तो वैसे जो है वो फ्री टायर अकाउंट में आपको बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, आप बेफिक्र हो के आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स में फर्दर डेटाबेस आइडेंटिफायर, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे लें जी। ठीक है, मैं कहता हूँ UITA फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है, वट एवर जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं, मास्टर यूज़र नेम आप देना चाहें रूट दे लें, एडमिन दे लें, वट एवर जो भी आप देना चाह रहे हैं। पासवर्ड यहाँ पे रख दें, और आप पासवर्ड रख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एडवांस सेटिंग्स में कुछ आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप VPC, किस VPC में आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, न्यू VPC क्रिएट करना चाह रहे हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट में जाने ले रहा हूँ। सबनेट आप कर लें। ठीक है, सबनेट आप जिसमें करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए एक्चुअली मैं पीछे चुप हो गया था। अवेलेबिलिटी जोन में अगर आपने देखा था मल्टीपल एजी का एक हमारे पास ऑप्शन आया था, मल्टी एजी में क्रिएट। जब आप मल्टी एजी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो सबनेटिंग का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि किस किस एजी के अंदर जो है वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी डेटाबेस को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होगा। अभी मैंने चूंकि वहाँ पे सिंगल रखा हुआ है, नो किया हुआ है मल्टी एजी का ऑप्शन को, इस वजह से मेरे पास सबनेट ग्रुप नहीं आ रहे। मेरे पास एक ही एजी के अंदर, यानी कि एक ही सबनेट के अंदर जो है वो मेरी DB जो है वो क्रिएट होगी। पब्लिकली एक्सेसिबल आप चाहते हैं डेटाबेस इंस्टांस को एक्सेस हो या ना हो, मैं इसको नो कर रहा हूँ। डेटाबेस इंस्टांस विल नॉट हैव अ पब्लिक IP एड्रेस। ठीक है जी, और अवेलेबिलिटी जोन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस अवेलेबिलिटी जोन में आप अभी इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसको जी आप इस अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर दें। एक ही अवेलेबिलिटी जोन में मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको जो है वो पीछे वाला मल्टीपल एजी का ऑप्शन नो किया हुआ। अगर आप वो येस किया होगा तो यहाँ पे आप मल्टीपल एजी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है जी, क्रिएट अ न्यू VPC सिक्योरिटी ग्रुप या चूज़ एग्जिस्टिंग VPC सिक्योरिटी ग्रुप। एग्जिस्टिंग करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग कर लें। ठीक है, ये आई थिंक मैंने RDS लॉन्च विज़र्ड मैंने क्रिएट किया भी हुआ है, मैं आपको वहाँ से जाकर बताता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आप RDS डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारे पास ये देख सकते हैं डेटाबेस किस पोर्ट पे काम कर रही होती है, 3306 के ऊपर RDS। ठीक है जी, MySQL। तो आपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर 3306 पोर्ट ओपन करनी है। जिस तरह हम EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं, EC2 इंस्टांस क्रिएट करने के बाद हम 3389 RDP पोर्ट ओपन कर रहे होते हैं ताकि हम उस EC2 इंस्टांस को एक्सेस कर सकें। इसी तरह आपने डेटाबेस के केस में 3306 पोर्ट ओपन करनी है ताकि इस पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक आ रही होगी आप उसको ओपन करेंगे। ठीक है जी, इसके अलावा डेटाबेस नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जो भी डेटाबेस नेम देना चाहें, मैंने जो नाम दिया हुआ है UITA डेटाबेस शायद नाम दिया हुआ है, UITA DB आई थिंक, मुझे नाम भी भूल गया, मैं वहाँ से देखता हूँ जाके, जिसको मैंने अभी जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है डेटाबेस। ठीक है, फर्दर आप पैरामीटर ग्रुप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रुप आप बाय डिफ़ॉल्ट अभी जाने दें ये दोनों चीज़ें। IAM DB ऑथेंटिकेशन, आप DB की ऑथेंटिकेशन IAM से करवाना चाह रहे हैं, मैं फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ।
आप करना चाहें IAM आपको बताया हुआ है, आप कर सकते हैं। इंक्रिप्शन आप करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे, द सिलेक्टेड इंजन डज नॉट सपोर्ट स्टोरेज इंक्रिप्शन। अभी जो हमने इंजन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ, जो कि हमने शुरू में सिलेक्ट किया था डेटाबेस का 5.6 जो भी था, वो इंजन जो है वो कहता है इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप इसके लिए कोई और इंजन सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकअप्स आप मेंटेन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है। बैकअप रिटेंशन पीरियड कितने दिन के लिए आप बैकअप जो है वो रखना चाहते हैं। अभी 7 डेज़ हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से इसको आई थिंक 35 ही होता है, हाँ 35 डेज़ तक अपने 35 दिन, पिछले 35 दिन का बैकअप जो है वो रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 डेज सेलेक्ट कर दें तो आपका अमेज़ॉन जो है वो आपके डेटाबेस का बैकअप नहीं लेगा। ठीक है, अगर आप 0 डेज रखेंगे। सेलेक्ट द नंबर ऑफ डेज दैट अमेज़ॉन RDS शुड रिटेन ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ दिस DB इंस्टांस। तो अमेज़ॉन जो है वो खुद से ऑटोमेटिक बैकअप्स ले रहा होता है इसके। अगर आप सिलेक्ट विंडो कर दें तो सिलेक्ट विंडो में आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिफाइन कर दें। इस टाइम के अंदर जो है वो आप चाहते हैं आपके बैकअप लिए जाएं, तो आप वो अपना विंडो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट टू स्नैपशॉट्स, टैगिंग जो है वो भी आपके बैकअप के अंदर कॉपी होते रहें, वो भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। मॉनिटरिंग आप इनेबल, इन्हांस मॉनिटरिंग इनेबल करना चाह रहे हैं, इनेबल कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर RDS मॉनिटरिंग रोल आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कोई। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल डिसेबल कर रहा हूँ इसको, मैं आपको दिखाऊंगा मॉनिटरिंग। लॉग एक्सपोर्ट, आपको लॉग जो है वो क्लाउड वॉच लॉग्स की तरफ मैंने आपको बताया, क्लाउड वॉच पढ़ाया हुआ है, लॉग जो है वहाँ पे पब्लिश करना चाह रहे हैं कोई, वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस इनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड। आप चाहते हैं कोई न्यू वर्जन आया लेटेस्ट, वो ऑटो खुद से ही जो है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाए, तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, द ऑटोमेटिक अपग्रेड अकर्स ड्यूरिंग द मेंटेनेंस विंडो। या आप डिसेबल करना चाह रहे हैं ऑटो माइनर वर्जन आपके जो हैं वो खुद से अपग्रेड ना हो, वो आप डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेंटेनेंस विंडो आप चाहते हैं या डेटाबेस अमेज़ॉन जो है वो खुद से आपके डेटाबेस की और आपके इंस्टांस की जो है वो मेंटेनेंस परफॉर्म करता रहे, वो खुद से भी कर सकता है। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट विंडो नहीं करें, यहाँ पे कोई टाइम पीरियड, ये देखें टाइम पीरियड डिफाइन नहीं करेंगे तो अमेज़ॉन जो है वो खुद से एक टाइम पीरियड, हफ्ते के अंदर कोई भी टाइम पीरियड आपके अमेज़ॉन जो है वो कर देगा, एलोकेट कर देगा आपके डेटाबेस इंस्टांस को। ठीक है, और फिर उस पीरियड के अंदर वो खुद ही मेंटेनेंस किया करेगा अमेज़ॉन। अगर आप नो कर दें तो ये हो जाएगा। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट विंडो कर लें, वो आप कर सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, जो डेटाबेस आपकी क्रिएट हो जाएगी। अभी आई थिंक क्रिएट नहीं होगी, अच्छा क्रिएट होगी, ये योर DB इंस्टांस इज बीइंग क्रिएटेड, वो क्रिएट किया जा रहा है। एक्चुअली मैंने अभी डेटाबेस इंस्टांस को नाम तो नहीं दिया था, DB नहीं दिया था मैंने वो, तो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उसने क्रिएट कर लिया। खैर, डेटाबेस नेम मुझे देना चाहिए था, अच्छा बल्कि दिया हुआ है, सॉरी, UITFS DB, सॉरी मैंने कहा शायद नहीं दिया मैंने। और इसके अलावा एक सेकंड जी, तो ये जो है हमारी डेटाबेस। अच्छा, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये देखें DB इंस्टांसेस पे क्लिक करेंगे या इंस्टांसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा आपके कितने इंस्टांस क्रिएट हुए हैं। ये देखें, ये आपको ऊपर वाला शो हो रहा है माई DB इंस्टांस अवेलेबल, ये मैंने पहले बनाया था लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले, और ये मैंने अभी UITFS DB ये अभी क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि अभी क्रिएट हो रहा है, इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें या इसको चूज़ करें, इसको चूज़ करने के बाद इंस्टांस एक्शन, एक्शन क्या है, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आप अपने डेटाबेस को, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई के उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाह रहे हैं आप, उसकी कोई मॉडिफिकेशन, एक सेकंड यार, आज स्क्रीन बहुत तंग कर रही है। ये देखें, मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया, मॉडिफाई DB इंस्टांस, आप कोई मॉडिफाई इंजन मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या अवेलेबिलिटी जोन उसकी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उसकी स्टोरेज चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, या सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, यू कैन कॉन्फ़िगर। ठीक है जी, कम ऑन, मेरा इंटरनेट आज बहुत स्लो है यार। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इंस्टांस सेक्शन में स्टॉप कर सकते हैं, किसी भी टाइम रिबूट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट रीड रेप्लिका जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। स्नैपशॉट आप चाह रहे हैं, अभी बैकअप लेना चाह रहे हैं, आप बैकअप ले सकते हैं। रिस्टोर टू पॉइंट इन टाइम रिकवरी, पॉइंट इन टाइम रिकवरी में आपको बता चुका हूँ, आप अपने स्नैपशॉट को किसी और अवेलेबिलिटी जोन में जो है या रीजन में आप
मूव करना चाह रहे हैं आप वो मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप चाह रहे हैं वहाँ पे उस रीजन में जाके आप डेटाबेस सेटअप करना चाह रहे हैं, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अलावा स्नैपशॉट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें UITF फर्स्ट DB। अभी जैसे ही आपका डेटाबेस क्रिएट होगी तो आपका जो है वो एक बैकअप ले लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली फर्स्ट बैकअप अमेजोन आपका ले लेता है। इसके अलावा सबनेट ग्रुप्स आप देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने बनाया है अभी, ठीक है। इवेंट्स में आप देख सकते हैं क्या इवेंट्स अकर हो रहे हैं। तो इवेंट्स में आप ये देख सकते हैं UITA फर्स्ट DB इंस्टांस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा होगा। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा, ये देखें DB इंस्टांस क्रिएटेड, ठीक है। ये DB इंस्टांस स्टार्टेड, यानी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैंने जो पहले मैंने DB इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है वो DB इंस्टांस किया हुआ क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। रिकवरी ऑफ डेटाबेस इंस्टांस कंप्लीट, रिकवरी कंप्लीट हो गया, डेटाबेस रीस्टार्ट हुआ है, रिकवरी ऑफ दिस, ये सारे इवेंट्स आप यहाँ पर देखें। ये देखें DB कब आपकी स्टॉप हुई है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे इवेंट्स में देख सकते हैं। इवेंट सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हैं, आपकी डेटाबेस रीस्टार्ट हुई है या आपका स्नैपशॉट लिया गया है या रिस्टोर किया, उस टाइम आप सॉरी यार मेरा गला शदीद खुश्क हो गया है बोल बोल के। तो आप इवेंट जो है वो सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, न्यू ईमेल टॉपिक आप कर सकते हैं, न्यू SMS टॉपिक, ईमेल टॉपिक आप SNS आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप चाहते हैं सोर्स में फॉर एग्जांपल कुछ स्नैपशॉट या इंस्टांसेस हैं, इंस्टांसेस पे कोई इवेंट अकर हुआ है, ऑल इंस्टांसेस पे या व्हाट टाइप ऑफ इवेंट कैटेगरीज, ठीक है। रिकवरी हुई है, रिस्टोरेशन हुई है, रीड रेप्लिका लिया गया है, बैकअप लिया गया है, डिलीशन हो गई है, फेल ओवर हुआ है, लो स्टोरेज हो गई है, उस इंस्टांस के ऊपर कोई भी इवेंट अकर हुआ है, आप चाहते हैं कि आपको ईमेल आ जाए, ठीक है। वो आप यहाँ पे न्यू ईमेल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेम ऑफ टॉपिक आपको मैंने बताया हुआ है, रेसिपिएंट यहाँ पे ऐड करें जिस ईमेल के ऊपर आप जो है वो टॉपिक एक्टिव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। ये सारा कुछ आप करें, आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटाबेस इंस्टांसेस में जाते हैं और यहाँ पे मैं इस इंस्टांस को सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें इस इंस्टांस को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शंस इसके आ रहे हैं। इसके ऑप्शन क्या है, ये इंजन कौन सा यूज़ हो रहा है, ये मेरी कल जो मैंने इंस्टांस क्रिएट किया था पहले वाला है, ठीक है, ये आज वाला नहीं है। इस डेटाबेस की कौन सा इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है, DB इंस्टांस अवेलेबल है और सारी CPU यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, DB कनेक्शंस आप देख सकते हैं, मेमोरी राइट OPS आप रियल टाइम सारा कुछ देख सकते हैं। कनेक्शन अभी तक किसने इसके साथ कनेक्ट किया है, किसी ने कनेक्ट नहीं किया हुआ। सिक्योरिटी ग्रुप आप देख सकते हैं, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो CIDR रूल 0.0 यानी कहीं से भी अलाउ करवाया हुआ है। अगर सिक्योरिटी ग्रुप, ओहो सिक्योरिटी ग्रुप में चला गया, चलें सिक्योरिटी ग्रुप में आपको दिखा दूँ। सिक्योरिटी ग्रुप में आप यहाँ पे देख सकते हैं इनबाउंड जो है मैंने 3306 फ्रॉम एनी पोर्ट, ठीक है, माइस्क्यूएल एरोरा के लिए मैंने करवाया हुआ है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन में आपने जो है वो लाइसेंस मॉडल आप देख सकते हैं, जनरल पब्लिक आप यूज़ कर रहे हैं, किस ARN नंबर आपको एक साइन हो गया, इंजन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सिक्योरिटी आप सारी जो आपने सेटिंग की थी वो आप देख सकते हैं। यूज़र नेम आप देख सकते हैं, मैंने इसको एडमिन रखा हुआ है। UITA DB डेटाबेस नेम मैंने क्या दिया हुआ, UITA DB, ठीक है जी। मल्टी एजी कॉन्फ़िगरेशन है, नो है, बैकअप, रिटेंशन पीरियड आप देख सकते हैं 7 डेज़ है। सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेप्लिकेशन आपकी हो रही है नहीं हो रही वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीड रेप्लिकास क्रिएट हो रहे हैं, किस अवेलेबिलिटी जोन में हो रहे हैं। क्लाउड वॉच अलार्म आप कन्फिगर करना चाह रहे हैं। स्नैपशॉट्स आप देख सकते हैं, हमारा एक स्नैपशॉट जो है वो क्रिएट हुआ है, आप लेटेस्ट अभी खुद से करना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। लॉग्स आप देख सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, सर्विसेज RDS, अच्छा ये सारा जो मैंने आपको दिखाया ये न्यू कंसोल जो अमेजोन ने लॉन्च किया, ये सारा उससे मैं आपको सेटिंग्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पुराना अभी शो नहीं हो रहा, मैं चाह रहा था आपको पुराने से भी एक शो करवा दूँ। खैर अच्छा, जब आप डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं तो डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको एक एंड पॉइंट असाइन हो जाता है, उस एंड पॉइंट से आप अपने डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। वो एंड पॉइंट कहाँ पे है वो मैं आपको शो करवाता हूँ अभी। ये देखें एंड पॉइंट, दिस इज़ द एंड पॉइंट जिसके थ्रू मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ, माई DB इंस्टांस दिस, ठीक है जी। और अभी जो हमने न्यू डेटाबेस बनाई है
ये हमने न्यू, ये देखें स्टिल बैकिंग अप, आई थिंक ये अवेलेबल अप हो गई और बैकअप, इसका बैकअप लिया जा रहा है। फर्दर आप इसका CPU यूसेज आप देख सकते हैं, ये देखें 2% यूज़ हो रहा है। करंट कनेक्टिविटी, करंट एक्टिविटी कोई भी इसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ 0 है। क्लास आप देख सकते हैं VPC मल्टी एजी दोनों नो है अभी तक। रेप्लिकेशन रोल, रेप्लिकेशन हम नहीं करवा रहे अभी, ठीक है। अभी इसको आप देखें तो इसको एंड पॉइंट असाइन हो गया या नहीं हुआ, ये हमने अभी क्रिएट की है और देखते हैं इसको एंड पॉइंट असाइन हो गया या नहीं हुआ। अच्छा जी, ये देखें UITA फर्स्ट DB, इसको भी एंड पॉइंट असाइन हो गया है, ठीक है। और इसका भी ऑटोमेटिक बैकअप लिया जा रहा है, तो करीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अपने इंस्टांस डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। मैं अपने इस डेटाबेस को एक्सेस करूँगा। ये जो अभी हमने, ये देखें ये भी अवेलेबल होगी, अप हो गई, ठीक है। ये हमने कल बनाई थी और इसका मैं एंड पॉइंट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज़ द एंड पॉइंट। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने EC2 इंस्टांस में जाता हूँ। मैं EC2, मेरे पास जो है आज के केस में विंडोज़ का इंस्टांस है, विंडोज़ सर्वर 2012 का इंस्टांस है, जिससे मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस करूँगा, ठीक है जी। आप SQL लिनक्स के केस में करना चाह रहे हैं तो लिनक्स में मैं फ्यूचर में किसी लेक्चर में देखूंगा, लिनक्स से भी आपको बता दूंगा कि लिनक्स से कैसे एक्सेस करते हैं। अच्छा, अब अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं विंडोज़ के केस में करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ सर्वर के ऊपर मैं एक टूल डेटाबेस SQL सर्वर क्लाइंट SQL क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल करूँगा। उस क्लाइंट से मैं अपने डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मेरे पास एक डेटाबेस क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल है, जो कि वर्क बेंच के नाम से है। अमेज़ॉन का नहीं है। अच्छा, उस टूल को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है जी। और डाउनलोड करने के बाद आप उस टूल को इंस्टॉल करें। उस टूल को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए उसके लिए 2 प्रीरिक्विजिट हैं। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए 4.5 लेटेस्ट, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ लीड डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों हमारे पास प्रीरिक्विजिट हैं, वो दोनों आप इंस्टॉल कर लें। वो दोनों इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप वर्क बेंच को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC के अंदर। भैया अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे लिखें हाउ टू एक्सेस AWS RDS MySQL RDS डेटाबेस, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कनेक्टिंग टू अ डेटाबेस इंस्टांस रनिंग दिस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। दिस किधर गया भैया, ये देखें डाउनलोड MySQL वर्कबेंच, ठीक है। MySQL वर्कबेंच से आप जो है, ये SQL क्लाइंट है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। इस वर्कबेंच को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कम ऑन यार, ये आप इसको यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें ये इसके प्रीरिक्विजिट हैं। प्रीरिक्विजिट जो हैं MySQL वर्कबेंच के, ये दोनों प्रीरिक्विजिट हैं, ये आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। उसके बाद आप यहाँ पे इसका क्लाइंट है मेरे पास, दिस वन डाउनलोड, ये देखें डाउनलोड, इसको आप इंस्टॉल करें, ठीक है। किसी भी सर्वर के अंदर आप इंस्टॉल करें, इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और उसके बाद आप अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये मैंने अपना EC2 इंस्टांस जो है वो कर ली है। इसके अंदर मैंने ये वर्कबेंच का ये टूल मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि अभी इंस्टॉल करने बैठता तो अच्छा खासा टाइम लग जाना था। ये वर्कबेंच का टूल है मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर आप कहाँ जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाके ये देखें कनेक्टिंग टू डेटाबेस, ये मैं EC2 इंस्टांस मैंने उसी VPC सेम VPC के अंदर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है जी। डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस, डेटाबेस को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप अपने होस्ट नेम देंगे। होस्ट नेम में आप एक सेकंड में कॉपी कर लूँ, एंड पॉइंट जो है वो कहाँ गया, दिस वन। मैं इस डेटाबेस को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंड पॉइंट कॉपी कर लूँगा, ठीक है जी। ये देखें 3306 पोर्ट मैंने ओपन की हुई है, और यूज़र नेम मैंने एडमिन रखा हुआ है शायद,
हाँ एडमिन रखा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद आप ओके करें तो ये आपको खुद ही अभी आपसे कनेक्ट करेगा तो पासवर्ड पूछ लेगा। अगर आप वॉट में स्टोर करवाना चाहते हैं स्टोर करवा लें। ये देखिए मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है और पासवर्ड मैंने क्या रखा था मुझे भूल गया है। लेट मी चेक पासवर्ड, पासवर्ड दिस। और ये देखें मेरी डेटाबेस क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है, ठीक है जी। और अगर मैं कोशिश करता हूँ अपनी एक और डेटाबेस से कनेक्ट करने की जो कि अभी हमने क्रिएट की है, ज़रा उसको भी चेक कर लेते हैं। चलें रियल टाइम एग्जांपल हो जाएगी। इंस्टांसेस पे क्लिक करें और दिस वन UIT फर्स्ट DB ये हमने अभी क्रिएट की है और इसके मैं एंड पॉइंट में जाता हूँ। दिस और दिस वन यहाँ पे आप इसको भी कर लें, कंट्रोल V करें, ठीक है। यूज़र नेम मैंने आई थिंक एडमिन दिया है, शायद भूल गया मुझे। और ओके करें। ओके करने के बाद कम ऑन, आई थिंक मैंने एक डेटाबेस कनेक्ट की हुई है अब, इसलिए सिस्टम मेरा हैंग हो गया क्योंकि ये T2.micro है, पहले ही इसकी स्पेक्स थोड़ी हैं। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ उस डेटाबेस को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और मैं न्यू डेटाबेस कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यही वाली लेटेस्ट दिस और यूज़र नेम हमने रखा था एडमिन, एंटर करें और ये आपकी डेटाबेस जो अभी हमने क्रिएट की है उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर रहा है। अच्छा जी क्यों नहीं कनेक्ट कर रहा अभी मुझे समझ आ गई है, एक सेकेंड। दिस और हमारी डेटाबेस किधर है, ये है। इसके अंदर डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप में हम जाके देखते हैं कि हमने पोर्ट ओपन करवाई हुई है या नहीं। ये देखें ये सिक्योरिटी ग्रुप है, इस सिक्योरिटी ग्रुप को ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये पोर्ट ओपन है और कहाँ से ओपन है। लेट मी चेक इनबाउंड। अच्छा ये देखें जी F2C4 यही है, F2C4 ठीक है जी। और F2C4 में गए, F2C4 में इनबाउंड जो है वो क्या है 3389 पोर्ट ओपन है। तो ये मैं एडिट करता हूँ और मैं क्या करूँगा 3306 पोर्ट ओपन करवाता हूँ। MySQL अरोरा, ठीक है। ये देखें 3306 पोर्ट और फ्रॉम एनीवेयर फिलहाल कर देते हैं कस्टम। आप इसको एनीवेयर करना चाह रहे हैं, माई IP देना चाह रहे हैं, कस्टम वट एवर जो भी आप सेटिंग करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। सेव करें इसको। सेव करने के बाद सोर्स मैंने इसको एनी कर दिया, ठीक है। अब हम दोबारा इसको एक्सेस करते हैं और देखते हैं। ये देखें मेरे पास क्या आ रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर। रियल टाइम एग्जांपल हमारे पास शो हो गई है जी, गुड हो गया। इसको क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। कम ऑन क्या हो गया यार, स्टक ही हो गया। उप्स, अच्छा जी ये क्या हो गया है, मैंने उस सिक्योरिटी ग्रुप में चेंजिंग की है और ये जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप वो इस EC2 इंस्टांस के साथ वो भी आई थिंक अटैच था और वो 3389 पोर्ट मैंने क्लोज कर दी है। उसकी वजह से क्या हो गया मेरे इस कनेक्शन से भी, इस EC2 इंस्टांस से भी मेरा जो है वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया है, ठीक है जी। तो मैं वापस चेंजेस करता हूँ जल्दी से। सिक्योरिटी ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप में गए 42 वाला था कोई F2C4 और इसमें इनबाउंड में हमने रूल में चेंजिंग की थी 3306 पोर्ट। इसमें वापस मैं क्या करता हूँ RDP पोर्ट ओपन करवा देता हूँ ताकि मैं अपने वेयर इज़ RDP, ताकि मैं अपने RDP उस पर सर्वर को एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। सेव और उसको ऐसा करता हूँ मैं, जो हमारा किधर गया, इसको मैं सिक्योरिटी ग्रुप, इसको मैं कोई और सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अटैच कर देता हूँ। मैं देखता हूँ मेरे पास कौन सा 3306 वाला है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये क्या हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट मैंने वापस 3389 पे कर दिया है और ये वाला चेक कर लेते हैं RDS 3306 पे ओपन है और दिस वन ये वाला FC9B, ठीक है। इसको हम जो है वहाँ पे क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं उस RDS को। तो मैं क्या करूँगा वापस इंस्टांस में जाऊँगा, ये वाली डेटाबेस इंस्टांस है जो कि मुझे एक्सेस नहीं हो रही। मैं इसके इंस्टांस सेक्शन में जाऊँगा और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ और मॉडिफाई में जाके
सिक्योरिटी ग्रुप मैं देखता हूँ यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप ये है जी। अच्छा ये देखें F2C4 अभी सिक्योरिटी ग्रुप असाइन हुआ हुआ है। मैं कहता हूँ जी आप ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप FC9B, ये वाला उसको सिक्योरिटी ग्रुप असाइन हो जाए। ठीक है जी, FC9B, वेयर इज़ FC9B, दिस वन FC9B। ठीक है, अब मैंने ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप उसको साइन कर दिया है। और अब मैं जाके क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, मॉडिफाई DB इंस्टांस। DB इंस्टांस को मैंने मॉडिफाई कर दिया है। और अब मैं जाके ज़रा RDP करता हूँ और दोबारा से इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। डेटाबेस, कनेक्ट टू डेटाबेस। अच्छा मुझे फिर वो जो है उसका एंड पॉइंट जो है वो मुझे कॉपी करना पड़ेगा। एंड पॉइंट में कॉपी कर लेता हूँ, दिस Ctrl+C करते हैं और दिस Ctrl+V, यूज़र नेम एडमिन दिया था शायद, और पासवर्ड, हाँ ये देखें जी एक्सेसिबल हो गई है। ठीक है, वन, और ये मुझे डेटाबेस जो ये देखें परफेक्ट हो गया। जो रियल टाइम हमने डेटाबेस अभी क्रिएट की थी MySQL@UITA फर्स्ट DB, वो डेटाबेस भी हमें क्या हो गई है, एक्सेस हो गई है। वो एक्सेस इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप हमने गलती से उसे गलत वाला नहीं, जो RDP वाला EC2 इंस्टांस का सिक्योरिटी ग्रुप है वो वाला असाइन कर दिया था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डेटाबेस जो है वो एक्सेस हो गई है। अब इस डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स फर्दर क्रिएट कर सकते हैं, रोज़ क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, वट एवर यू नो वेरी वेल व्हाट विल डू इन डेटाबेसेस। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। और मैं एक्चुअली आपको एक चीज़ शो करवाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था पुराना जो कंसोल है वो भी आपको शो करवा दूं, लेकिन वो पुराना भी शो कर नहीं रहा। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ अगर वो ऑप्शन देता है। नहीं कर रहा। गेट स्टार्टेड बाय से यहाँ पे ऑप्शन आ भी नहीं रहा ना, एक सेकंड होल्ड करें। अच्छा मेरे पास कोई ऑप्शन आ भी नहीं रहा। मैं आपको चाह रहा था पुराना कंसोल। खैर पुराने कंसोल में भी बिल्कुल सेम यही चीज़ें हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल सारा कुछ यही ऑप्शन है। जस्ट थोड़ा सा GUI में जो है वो थोड़ी सी चेंजेस अमेज़ॉन ने कर दी हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अमेज़ॉन RDS को डिस्कस किया है। रिलेशनल डेटाबेस सर्विस होती है हमारे पास, और इसके अंदर आप जो है वो डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास डेटाबेसेस होती हैं, MySQL, Microsoft SQL और PostgreSQL, MariaDB, Amazon Aurora जो कि अमेज़ॉन की अपनी डेटाबेस है। ठीक है, वन बाय वन हम कोशिश करेंगे सबको देखने की, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है वो NoSQL रिलेशनल डेटाबेस से होगा, जो कि आई थिंक DynamoDB के बारे में है। ठीक है जी, और डेटाबेस ये करने के बाद आप कोशिश करें अपनी सारी जो डेटाबेस आपने क्रिएट की है उसको डिलीट कर दें। ठीक है, मैं भी इनको डिलीट कर दूंगा। खैर मुझे चार्जेस तो नहीं पड़ेंगे मेरे पास, खैर छोड़ें आप इसको। तो फ्री टायर के अंदर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप देख लें। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप टेस्टिंग कर सकते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लिनक्स सर्वर से जो है उससे भी आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। EC2 इंस्टांस, विंडोज़ का सर्वर का जो EC2 इंस्टांस है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी SQL क्लाइंट आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए जहाँ से आप अपनी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, स्नैपशॉट्स, पॉइंट इन टाइम रिकवरी, रीड रेप्लिकास, माइग्रेशन, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की हैं। और इसके अलावा क्या रह गया जी, अच्छा आप डेटाबेस, ये आप जस्ट डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं डेटाबेस किस इंस्टांस के ऊपर चल रही है, आप उस इंस्टांस को एक्सेस कर सकें, तो आप उस इंस्टांस को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये जिस EC2 इंस्टांस से हम एक्सेस कर रहे हैं अपने डेटाबेस को, ये EC2 इंस्टांस सेपरेट है। ये मैंने खुद से अपने एनवायरनमेंट में इंस्टॉल किया हुआ है। इस इंस्टांस के ऊपर मैंने SQL क्लाइंट इंस्टॉल किया और उस क्लाइंट से मैं उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। लेक्चर काफ़ी अच्छा खासा लंबा हो गया। मैं चाह रहा था हाफ़ करना, लेकिन फिर हो नहीं सकता था बहरहाल। तो खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत रहती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।